हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 49, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। किसी भी एग्जाम से जहां पर आपके स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो वहां पर उससे रिलेटेड आपको ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। जितनी भी वीडियोज बन चुके हैं एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें ज़रूर देखिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप ऐसे ही लाभ उठाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना। ऑप्शन डी, प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि अच्छा संप्रेषण कौशल, गुड कम्युनिकेशन स्किल एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। क्योंकि जब तक वो बोल नहीं पाएगा तब तक अपने ज्ञान को भी प्रदर्शित नहीं कर सकता, ना तो उनके हित की बात कर सकता है, एक प्रभावी नेतृत्व भी नहीं कर सकता। उसके लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हमें अच्छा संप्रेषण कौशल की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सीधा सा बात है कि किस तरीके का एडॉप्टेशन करेंगे। उसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन सी, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, मतलब सेल्फ ओरिएंटेशन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। क्योंकि हमारा जो सवाल है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से संबंधित है। अगर हम स्पष्ट नहीं बोलते हैं तो वो सही से सुन नहीं पाएंगे, क्लैरिटी नहीं होगी, और जब तक सुन नहीं पाएंगे तो फिर वो सीख नहीं सकते, क्योंकि वो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। व्यूह रचना मतलब कोई ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी होगी। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। मूर्त रूप मतलब जो एक टेंजिबल फॉर्म में, या यूं कहें कि डायरेक्ट फॉर्म में, प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में इसे। या फिर ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। क्योंकि जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं या मंदित बालक होते हैं, वो अमूर्त चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल होता है, उनका जो प्रोसेसिंग होती है, वो एक समान व्यक्ति की तरह नहीं होती है, समान बच्चे की तरह नहीं होती है, जिसके कारण से हमें प्रत्यक्ष रूप से चाहे किसी भी चीज़ को समझाना हो तो हमें मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, प्रत्यक्ष एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम उसको सिखा सकते हैं, वो भी फंक्शनल रूप से, कार्यात्मक तरीके से। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कार्य करने में अक्षम है तब उसे कहते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कार्य करने में अक्षम है तब उसे कहते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शीघ्र पहचान। ऑप्शन बी, विकलांगता। ऑप्शन सी, क्षति। या फिर ऑप्शन डी, अक्षमता। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अक्षमता। क्योंकि जो डिसेबिलिटी है वो कार्यात्मकता से रिलेटेड होती है, और हमारा क्वेश्चन भी कार्यात्मकता से रिलेटेड शो कर रहा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर होता कि किसी को चोट लग गई है दौड़ते हुए, तो चोट लगने का मतलब है कि वो क्षति हो गया है। लेकिन विकलांगता एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक
मोटर, किसी भी तरीके का जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एक साथ, दैट इज कॉल्ड विकलांगता। लेकिन आजकल तो हम किसी को भी विकलांगता कह देते हैं। क्षमता और विकलांगता का एक वीडियो भी बना हुआ है, फेस वीडियो है, आप उसे देखेंगे तो कभी अंतर नहीं बोलेंगे, सारे सवाल आपके उससे रिलेटेड कभी भी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि समावेशन की आवश्यकता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बुद्धि विकास के लिए, ऑप्शन बी सामुदायिक विकास के लिए, ऑप्शन सी मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास के लिए। क्योंकि जब तक हम समावेशन तब तक बेहतर नहीं बना सकते हैं, आवश्यकता तब तक बेहतर नहीं कर सकते हैं जब तक हम खुद संतुलित ना हो और समाज का विकास ना करें। तो ये जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जो समावेशी शिक्षा के प्रति या यूं कहें कि दिव्यांग बच्चों के प्रति जो धारणाएं हैं, आज भी बहुत से क्षेत्रों में उतनी कारगर नहीं है या उतनी जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से आज भी वंचित हैं दिव्यांग बच्चे हों या समाज के ऐसे वर्ग के बच्चे जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो वो समाज से अलग हैं। तो हम किस तरीके से हम समाज को संतुलन बनाएं, मानसिक संतुलित बनाएं और समाज के विकास के लिए यह समावेशन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है कि वाणी है, 6वां प्रश्न है, कह रहा है कि वाणी है, स्पीच इज। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक प्रकार की ध्वनि, ऑप्शन बी एक प्रकार की ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि का श्रवणीय रूप, ऑप्शन डी एक प्रकार की बोली। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्पीच मतलब एक प्रकार की ध्वनि का श्रवणीय रूप, ऑप्शन सी सही है हमारा। क्योंकि स्पीच का मतलब होता है वाणी, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, उसमें ध्वनि निकलती है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है कि डिसलेक्सिया का सबसे आम प्रकार है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी ट्रॉमा डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी विजुअल डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिसफोनेटिक डिसलेक्सिया, या इसको हम फोनोलॉजिकल भी कभी कभी कहते हैं डिसफोनेटिक को, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो, क्योंकि डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित समस्या। तो पढ़ने से संबंधित तभी व्यक्ति हो पाएगा जब वो खुद सुनेगा, दूसरों की बातों को सुनेगा, तो अच्छे तरीके से और पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, तब जा कर के वो अपना प्रदर्शन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। कथन 1 कहता है कि किसी भी स्थिति को अर्थ प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कथन 2 विकलांगता के क्षेत्र में वाक चिकित्सक एक मानव संसाधन है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन 1 गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन 2 गलत है। तो हमारा जो चारों ऑप्शंस हैं, मैं फिर से चारों ऑप्शंस पढ़ देता हूं कि पहला है दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन 1 गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन 2 गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केवल कथन 1 गलत है। कह रहा है किसी भी स्थिति को अर्थ प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर भाषा की आवश्यकता होती है। बिना भाषा के हम किसी भी स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। योग्य व्यक्ति है बहुत बढ़िया, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक योग्य व्यक्ति स्पेशल एजुकेशन को एक सार्थक रूप में, सार्थक संदर्भित रूप में व्यक्त कर सके। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, योग्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बिना भाषा के कुछ नहीं कर सकता। तो भाषा होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक बच्चे के सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी मोटापा, ऑप्शन डी कुछ भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वृद्धि। क्योंकि जो परिवर्तन होता है शारीरिक रूप से, जहाँ शारीरिक परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए मौखिक वाद के संदर्भ में सही है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, यह सांकेतिक भाषा पर जोर देता है। ऑप्शन बी, सांकेतिक भाषा एवं वाणी पर जोर देता है। ऑप्शन सी, वाणी के द्वारा वाणी के विकास पर जोर देता है। ऑप्शन डी, सांकेतिक भाषा द्वारा सांकेतिक भाषा के विकास पर जोर देता है। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वाणी के द्वारा वाणी के विकास पर जोर देता है, ये हमारा मौखिकवाद का सही फिलॉसफी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि प्रश्न 11 क्या कहता है कि कौन सा उपकरण बिना आवाज के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। ये देखिए ऐसा प्रश्न है जो आपके डीएसएसबी में भी आ चुका है और इसमें ज़्यादातर जितने भी प्रश्न आ रहे हैं सब आपके आए हुए प्रश्न हैं। तो आप ध्यान से इनको पढ़िए क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब फैक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बन गए हैं, आप सभी सीरीज देखिए आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसको देखते हैं कि कौन सा उपकरण बिना आवाज के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, द्विभाषिता बाइलिंगुअलिज्म। ऑप्शन बी, होंठ वक्ता यानी कि लिप स्पीकर। ऑप्शन सी, अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर। ऑप्शन डी, संचार सहयोग वाले, कम्युनिकेशन सपोर्ट वाले। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, होंठ वक्ता। देखिए होंठों से केवल लिप हिलाएगा, लिप से करेगा तो वो क्या होगा? लिप रीडिंग मतलब लिप के माध्यम से अपने बातों को पहुंचाना, तो वहाँ से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि यही सही है क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में आ भी चुका है और इसे डीएसएसबी ने यही सही माना है और बाकी हो नहीं सकता क्योंकि बाइलिंगुअलिज्म इससे हो नहीं सकता। अनुवादक तो देखिए किसी भी का हो सकता है कोई साइन लैंग्वेज कर रहा हो तो अनुवादक हो सकता है कि वो बोलने वाला हो। संचार सहयोग करने वाले, कम्युनिकेशन सपोर्ट करने वाले किसी के भी हो सकते हैं, बट लिप रीडिंग हमारा, लिप स्पीकर सही जवाब है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12वां प्रश्न जो आपके सामने है कि माइलस्टोन का अर्थ है। मीनिंग ऑफ माइलस्टोन इज ऑप्शन ए, उम्र के आधार पर विकास। ऑप्शन बी, भाषा के आधार पर विकास। ऑप्शन सी, वातावरण के आधार पर विकास। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उम्र के आधार पर विकास। बोलते हैं ना कि इस उम्र में इतना विकसित हो गया, इस उम्र में ये डेवलप हो गया, इस उम्र में इतना हो गया, 1 साल में इतना हो गया, 6 महीने में इतना हो गया। तो ये हमारा उम्र के आधार पर जब विकास होता है तो उसको दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में योजना शामिल है। कौन सी योजना शामिल है? चलिए देखते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, सहयोगी। ऑप्शन बी, उपयोगी। ऑप्शन सी, घरेलू। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सहयोगी शामिल है, उपयोगी और घरेलू नहीं। जबकि घरेलू नहीं है, उसका नाम घरौंदा है, इसलिए उसको घरेलू नहीं कह सकते। तो घरौंदा शामिल है, उपयोगी नहीं शामिल है। तो यहाँ पर घरौंदा है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एनविल संबंधित है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनविल संबंधित है। ऑप्शन ए, मैलियस से। ऑप्शन बी, इनकस से। ऑप्शन बी, स्टेपिस से। ऑप्शन डी, आइडिया यानी कि विचार से। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनकस से। यानी कि एनविल कहते हैं इनकस को क्योंकि ये इसी आकार की होती है जो हड्डी, इसलिए उसको एनविल कहते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है कि मैलियस और स्टेपिस भी दिया हुआ है। यानी कि आप देखिए कि जो मैलियस है वो किससे रिलेटेड है? वो हैमर से। और स्टेपिस किससे है? स्टिरफ से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वो डीएसएसबी में जो पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है, तो इसलिए जो भी हो सब पढ़ लीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। आ जाए तो बहुत अच्छी है और नहीं आए तो भी अच्छा है, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है कि ये जो तीनों हड्डियां हैं हमारी कान की हड्डियां हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां हैं। और हमारा जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी सही है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एनविल संबंधित है हमारा इनकस से, बट मैलियस एंड स्टेपिस से हैमर एंड स्टिरप। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है कि 15वां प्रश्न कि तरल पदार्थ कान के किस भाग में पाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, मध्य भाग में यानी कि मिडल ईयर में। ऑप्शन बी, अंतः भाग में यानी कि इनर ईयर में। ऑप्शन सी, बाह्य भाग में यानी कि आउटर ईयर में।
और या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंतः भाग में ये पाया जाता है, जो कि कॉक्लिया है, और वो हमारा जो ऑर्गन ऑफ कॉटी है उसी के संदर्भ में। तो क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉटी जो हमारी है वो इनर ईयर में पाई जाती है, तो इसका और भी विस्तृत आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। बट सवाल अगर आता है कि तरल पदार्थ कान के किस भाग में पाया जाता है, तो वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंतः भाग में, इन इनर ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अधिवृक्क ग्रंथियों को नुकसान के कारण होता है, जो तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने और शरीर के नमक और पानी को संतुलित करने के लिए हार्मोन बनाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पार्किंसंस रोग, ऑप्शन बी ग्रेव्स रोग, ऑप्शन सी कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन डी एडिसन रोग। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एडिसन रोग। जो देखिए एड्रिनल ग्रंथि से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इसमें, जिसके कारण से ये समस्याएं होती हैं। बाकी पार्किंसंस रोग का वीडियो भी बन चुका है, आप भी उसे ज़रूर देखिए। एंड जो ग्रेव्स रोग है वो भी हमारे जो थायराइड से रिलेटेड गले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे रिलेटेड भी नुकसान होता है। एंड कुशिंग सिंड्रोम भी हमारा प्रॉब्लमेटिक है, जिससे समस्या होती है। तो इन सभी को एक बार आप डिटेल से भी ज़रूर पढ़िए, ताकि देखिए सवाल क्या पूछ लेगा कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ भी पढ़िए, कोई चीज़ छोड़िए मत बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का फिलहाल हमारा यहाँ सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एडिसन रोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। ऐसे ही पैटर्न रहता है, सवाल ऐसे ही पैटर्न रहता है। वो बात अलग है कि कुछ भी शब्द दे दे, कोई भी पद दे दे, बट यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये रहे हमारे 3 पद। यहाँ कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि पहला पद क्या है हमारा, श्रवण बाधित बच्चे। दूसरा पद क्या है, श्रवण यंत्र। तीसरा पद क्या है, दृष्टिबाधित बच्चे। तो अगर श्रवण बाधित बच्चे से श्रवण यंत्र संबंधित है, तो तीसरे पद यानी कि दृष्टिबाधित बच्चे से क्या संबंधित होगा, ये आपको देखना है। देखते हैं हम क्या संबंधित है। ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्रेल, ऑप्शन बी बैसाखी, ऑप्शन सी टेडोमा, ऑप्शन डी कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रेल। क्योंकि जब श्रवण बाधित बच्चे से श्रवण यंत्र संबंधित है तो दृष्टिबाधित बच्चे से ब्रेल संबंधित होगा, क्योंकि बैसाखी लोकोमोटर के लिए होता है। टेडोमा जो पद्धति है पढ़ाने की, कम्युनिकेशन स्किल टीचिंग की, जो डेफ ब्लाइंड बच्चे के लिए, और जो टास्क एनालिसिस है वो हम सिखाते हैं मेंटल रिटार्डेशन या मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, अलग है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रवण बाधित बच्चे, ऑप्शन बी दृष्टिबाधित बच्चे, ऑप्शन सी सोलिन बच्चे, ऑप्शन डी परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये बहुत आसान है यदि आप सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन बहुत कठिन भी है यदि आप सही से नहीं जानते। तो फिलहाल यहाँ पर एक भिन्न क्यों है डी, क्योंकि ए बी और सी वो तीनों क्या है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं। लेकिन जो चौथा है वो हमारा एक डिसऑर्डर है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि वही भिन्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि कौन सा अधिनियम 1912 में बना था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लुनासी एक्ट, ऑप्शन बी आइडिया एक्ट, ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम या एंटी एक्ट जिसे कहते हैं, ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम या जिसे आप मेंटल हेल्थ या MH एक्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा, ये जो यहाँ सी लिखा है ये आपको यहाँ ए लिखना है, यहाँ पर टाइपिंग लिखना छूट गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ANS। हमारा सही जवाब होगा ए। क्यों सही होगा, क्योंकि लुनासी एक्ट 1912 में बना था, यानी सही कौन सा है हमारा ए। ठीक है,
बाकी आपका आइडिया एक्ट 2004 में, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आपका है 1999 में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है 1987 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा 1912 में क्या बना था, लुनासी अधिनियम यानी कि लुनासी एक्ट, ठीक है। ये जो और यहाँ पर है इससे भूल जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये 2 कथन है आपके सामने। कथन 1 कि टैडोमा एक आकलन उपकरण है। कथन 2 अशाब्दिक पुनर्बलन हाव भाव के द्वारा दिया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन 1 गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन 2 गलत है, यानी कि दूसरा गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केवल कथन 1 गलत है। देखिए टैडोमा एक आकलन उपकरण नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन और टीचिंग का एक मेथड है। टैडोमा मेथड कहते हैं उसको, जो कि डेफ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता है, असेसमेंट टूल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा वो पहला गलत है। दूसरा है अशाब्दिक पुनर्बलन हाव भाव के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल, जो शाब्दिक पुनर्बलन और अशाब्दिक पुनर्बलन होता है, शाब्दिक के द्वारा हम शब्द के माध्यम से देखते हैं, बट जब अशाब्दिक पुनर्बलन देते हैं तो उसमें हाव भाव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, गेस्चर्स का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस, 20 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने सॉल्व कर पाए। आई थिंक आप बहुत सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी से रिलेटेड है और आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को समझेंगे बच्चों को ध्यान में रख करके, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सही कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड शेयर करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को।